Welcome students. Let us start with the second chapter of class 10th economics, the book Understanding Economic Development. The title of the second chapter is Sectors of the Indian Economy. Sectors means अगर कहें तो एक तरह से भाग होता है, यानी how Indian economy is divided into different sectors: primary sector, secondary sector, tertiary sector. First of all, take a look at the notes for the teacher. What these books or our teachers expect out of us during the run of this chapter. An economy is best understood when we study its components or sectors. किसी भी चीज़ को पढ़ने का बेस्ट तरीका उसको भागों में पढ़ो और उसको बांट के पढ़ो. सेक्टरल क्लासिफिकेशन कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल क्राइटेरिया. किसी भी चीज़ को अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं उसके बेसिस, उसकी नींव अलग अलग तरीके से हो सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट है, अपने अगर बॉडी पार्ट्स लें तो पहला बेसिस होता है सिस्टम, आउटर सिस्टम, इंटरनल सिस्टम. एक्सटर्नल सिस्टम है इंटरनल सिस्टम. फिर हो सकता है ऑन द हाइट ऑफ द बॉडी. ऐसे करके डिफरेंट बेसिस हो सकते हैं जिस पे हम अपनी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं. ऐसे ही किसी भी चीज़ को बांटने के एक से दो से ज़्यादा तरीके होते हैं. इन दिस चैप्टर 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर डिस्कस्ड: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, organized and unorganized, and public private. You can create a discussion about these types by taking example familiar to the students and relate them to their daily life. It is important to emphasize means to pressure, किसी एक चीज़ पे दबाव देना, the changing roles of sectors. This can be highlighted further by drawing attention of the students to the rapid growth of service sector. अब इन तीन सेक्टर्स में से सर्विस सेक्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और विच इज़ एक्सपांडिंग. जब से हमने इकोनॉमी पे ध्यान देना शुरू किया है, जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, सर्विस सेक्टर इज एक्सपांडिंग. और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विच आर कैटेगराइज्ड अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, उनका सबसे फुलफिल्ड जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर ही है. हम पढ़ेंगे व्हाट इज सर्विस सेक्टर. वाइल एलोबरेटिंग द आइडियाज प्रोवाइडेड इन द चैप्टर, द स्टूडेंट्स में नीड टू बी फेमिलराइज्ड विद अ फ्यू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स सच एज जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा. वन गोइंग थ्रू दिस चैप्टर, जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कुछ टर्म्स आएंगी जो हमारे लिए बिल्कुल ही नहीं होंगी. जैसे एम्प्लॉयमेंट, सुनने में तो लगता है कि वी यूज इन डेली लाइफ, मगर इसकी परफेक्ट डेफिनेशन क्या होती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और दूसरा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, और आई कैन से टोटल इनकम ऑफ द कंट्री. Since the students may find this difficult to understand, it is necessary to explain them through examples. Several activities and exercises are suggested in the chapter to help the students understand how a person's activity could be placed, whether in the primary, secondary or tertiary, organized or unorganized, and public or private sector. जब हम इन सेक्टर्स के बारे में, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक, प्राइवेट, इन सब के बारे में पढ़ लेंगे तो ट्राई टू लुक अराउंड यू. आप जितनी भी जॉब्स या जितनी भी सर्विसेज आप अपने आसपास देखेंगे, ट्राई टू कैटेगराइज देम अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव रेड इन द बुक. अपने बुक में क्या पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग जो भी जॉब आप देखते हैं, जैसे समवन इज़ ड्राइवर, समवन इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, समवन इज़ फार्मिंग, कोई माली है, कोई कुछ है, तो उनको आपको कैटेगराइज करना है. इन व्हाट कैटेगरी दे विल बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, पब्लिक और प्राइवेट. ये आपका काम है. You may encourage the students to talk to various working people around them, such as shop owners, casual workers, vegetable vendors, workshop mechanics, domestic workers, etc., to know more about how they live and work. आपको economics is much about practical life. आपको practical सोचना, not that you run behind theory only for marks. आप ये नहीं कि मैं ये पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम से मुझे मार्क्स चाहिए, नहीं. लर्न फॉर इट, गो आफ्टर नॉलेज, मार्क्स विल ऑल्सो फॉलो यू. अगर आप नॉलेज के पीछे जाएंगे तो देर विल नो प्रॉब्लम विद मार्क्स. बट अगर आप मार्क्स के पीछे जाएंगे तो मार्क्स में बी गिवन टू यू इन 10th क्लास, मगर उसके बाद दो नॉलेज इज़ इन डिमांड, नॉट मार्क्स. ये ध्यान रखिए. बेस्ड ऑन सच इन्फॉर्मेशन द स्टूडेंट कैन बी एनकरेज टू डेवलप देयर ओन क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. और इस चैप्टर को इतने अच्छे तरीके से समझना है कि आप अपने आप ही कैटेगराइज कर सकें डिफरेंट सर्विसेज को इन डिफरेंट क्लासिफिकेशंस. अनदर इम्पोर्टेंट इशू टू बी हाईलाइटेड इज़ अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द चेंजेस इन द रोल्स ऑफ सेक्टर. अब पहले क्या था, एक पर्टिकुलर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का सबसे ज़्यादा रोल होता था इंडियन इकोनॉमी में, मगर धीरे धीरे अब सर्विस सेक्टर ज़्यादा हो गया है, सर्विस या टर्सरी सेक्टर. बट इस रोल का नुकसान क्या है, इनके फ़ायदे क्या है,
कि डिपेंडेंस ऑन वन पर्टिकुलर सेक्टर इज़ मोर देन कंपैरेटिवली टू अदर। तो ये हमें डिस्कस करना है कि प्रॉब्लम होती क्या है अगर रोल ऑफ सेक्टर्स चेंजेस। द चैप्टर हैज टेकन द एग्जांपल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू टू सॉल्व इट। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अगर हिंदी में बोले तो बेरोजगारी, ये वन ऑफ द, अगर आप देखेंगे तो इंडिया इज़ सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, और इसमें बेरोजगारी की प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है। इन एवरी इलेक्शन, जब भी इलेक्शन होते हैं तो हर नेता का यही मुद्दा होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट भगाएंगे, बेरोजगारी भगाएंगे, मनरेगा, कुछ ऐसी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने चलाई है टू कर्ब दी मेनेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये मैं देखना है कि अनएम्प्लॉयमेंट को समझेंगे और उसको सॉल्व करने के डिफरेंट तरीके पे विचार करेंगे। द डिक्लाइनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर एंड ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विसेज शुड बी रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस ऑफ द चिल्ड्रन बाय टेकिंग मोर एग्जांपल्स दैट दे मे ऑब्जर्व इन देयर डे टू डे लाइफ। आपको डे टू डे लाइफ में पता चल रहा होगा कि एग्रीकल्चर से लोगों की डिपेंडेंस हट रही है। आपने, अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे, डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि पहले गांव में ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के रिलेटेड होते थे, मगर अब क्या है, दे आर मूविंग टू सिटीज़ फॉर इन सर्च ऑफ वर्क। अब एग्रीकल्चर छोड़ के वो किसी और काम को ढूंढने में लगे हुए। और आप अपने फैमिली में भी चेक करेंगे तो दे डोंट वांट, आपके पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि आप एग्रीकल्चर या फार्मर बने। दे विल वांट दैट यू डू समथिंग परमानेंट सर्विस। इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम द मीडिया कुड बी यूज्ड फॉर दिस पर्पज, इसलिए न्यूज़पेपर और टेक द हेल्प ऑफ गूगल to get to know about many things around the world. You may encourage the students to bring important cuttings and stories from newspapers which could be prominently displayed in storyboards and encourage the class to discuss these issues. While discussing the unorganized sector, the key issue of protecting the workers engaged in the sector should be highlighted. अब organized और unorganized वर्क के बारे में जब आप पढ़ेंगे, इन सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, organized और unorganized, इनमें फ़ायदे और नुकसान देखना, जो मालिक है उसके भी और जो नौकर है उसके भी। You have to discuss them separately और समझने की कोशिश करना। While discussing the unorganized sector, you may also encourage the student to visit persons and enterprises in the unorganized sector and get a first-hand experience from real-life situations. ये following the chapter we will do this type of activities definitely. So let's start the chapter. Chapter 2, sectors of the Indian economy. Sectors of economic activities. Let us look at these pictures. You will find that people are engaged in various economic activities. See what type of different activities are there. एक है जो चिमनी वगैरह में ईंटें बनाते हैं उसका है, दूसरा है शॉप ओनर, तीसरा एग्रीकल्चर, देन कूली, और फोर्थ है वेंडर, होकर बोल सकते जो रेडी लगाते हैं। These activities, some others are producing services, some of these are activities producing goods, some others are producing services. For example, goods जैसे एग्रीकल्चर हो गया, इसमें हम कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये ईंट बनाने चिमनी वाला हो गया, इसमें हम ईंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड इसमें शॉप ओनर वाले में हम सिंपली गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, यानी आगे बढ़ा रहे हैं। These activities are happening around us every minute even as we speak. How do you understand these activities? One way of doing this is to group them using some important criteria. These groups are also called sectors. अब why do we need to do classification? Classification इसलिए होता है ताकि किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को आराम से पढ़ा जाए। अगर मान लो किसी एक चीज़ को स्टडी करना है तो अगर उसको कम्प्लीटली पूरी स्टडी करेंगे तो इट विल बी अ डिफ़िकल्ट टास्क। अगर आप उसको डिवाइड करके पार्ट्स में पढ़ेंगे इट विल बी एन ईजियर टास्क। इसलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। We begin by looking at different kind of economic activities. Look at the picture here: primary agriculture sector, tertiary service sector, secondary industrial sector. There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. Take for example the cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and climate. अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले एग्जांपल लेते कल्टीवेशन ऑफ कॉटन का। कॉटन कैसे उगाई जाती है, इसमें मेनली हम एनवायरनमेंट पे डिपेंड होते हैं। फॉर एग्जांपल नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, बारिश कितनी होगी, सनशाइन एंड क्लाइमेट। द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी कॉटन इज अ नेचुरल प्रोडक्ट।
Similarly, in the case of an activity like dairy, we are dependent on the biological process of the animal and availability of fodder. अब अगर हम किसी के पास डायरी है विच इज़ अ पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, अगर किसी की डेयरी है तो वो भी मैक्सिमम एक तो जो एनिमल्स उनके बायोलॉजिकल प्रोसेस पे डिपेंड होता है और दूसरा उनके लिए चारा है उस पर डिपेंड होता है। द प्रोडक्ट हेयर मिल्क ऑल्सो नेचुरल प्रोडक्ट, ये भी नेचुरल प्रोडक्ट यानी नेचुरल चीज़ों पे डिपेंड है हम और नेचुरल प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय गुड का मतलब आप सिंपली ऑब्जेक्ट लिया कोई भी पर्टिकुलर थिंग ऑफ इम्पोर्टेंस लिया उसको हम गुड बोल सकते हैं। ये गुड अच्छा वाला गुड नहीं है, ये गुड है ऑब्जेक्ट और है पर्टिकुलर थिंग विच इज़ इन यूज़ फॉर ह्यूमन बींग्स। When we produce a good by exploiting natural resources, with natural resources का यूज़ करके जब कोई ऑब्जेक्ट या जब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, इसे बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। मीन्स नेचुरल रिसोर्स इज इन प्राइमरी सेक्टर। वाई प्राइमरी? दिस इज बिकॉज इट इज फॉर्म द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक। इसको प्राइमरी क्यों बोला जाता है? दिस इज़ फॉर अ पर्टिकुलर रीज़न, क्योंकि जो ये चीज़ें बनेंगी ये बेस होगी आगे और कुछ बनने वाले। फॉर एग्जांपल कॉटन है, कॉटन से क्लॉथ बनेंगे। कॉटन से पहले कोई भी स्टेज नहीं आती, कॉटन के बाद है क्लोथिंग, कर्टेन्स, मैनी थिंग्स फॉर कारपेट एटसेट्रा। मिल्क है, मिल्क से मिल्क प्रोडक्ट्स। सिंस मोस्ट ऑफ the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing products. This sector is also called agriculture and related sector. तो mainly most of the natural products are produced by the method of agriculture, तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोल सकते हैं और दूसरा रिलेटेड सेक्टर, यानी नेचुरल चीज़ों से जो चीज़ बनती है उसे बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट वी एसोसिएट विद इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। सेकेंडरी सेक्टर्स में मेनली वो आता है कि आपने प्राइमरी सेक्टर से प्रोड्यूस्ड नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस्ड कुछ गुड्स या चीज़ें थिंग्स लिए और उनको आप मैन्युफैक्चर करके उनमें आप चेंजेस ला के उनको रीशेप करके आप कुछ नई चीज़ बनाए, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें इंडस्ट्री आ जाती है। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी के बाद आता है द प्रोडक्ट इज़ नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज़ टू बी मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। ये डायरेक्टली नेचुरल प्रोडक्ट से नहीं बनता है, बल्कि नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस है कोई गुड्स है, उनसे जो चीज़ें बनती हैं उनको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। दिस कुड बी इन ए फैक्ट्री, अ वर्कशॉप और एट होम। फॉर एग्जाम्पल मैं मिल्क का ही देता हूँ, मिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल एनिमल्स एटसेट्रा। मिल्क जब फैक्ट्री में जाता है उसके बाद वो चाहे पनीर बने चाहे वो घर में बने, मगर मिल्क को अगर किसी अदर फॉर्म में चेंज करेंगे तो दैट अदर फॉर्म, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग मिल्क इनटू दैट अदर फॉर्म कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, मिल्क तक प्राइमरी है, आपने गाय या भैंस से दूध निकाला घर लेके आए, वो था प्राइमरी। फिर उस दूध से चाहे आपने बर्फ़ जमाई, चाहे आपने पनीर निकाला, चाहे कुछ भी किया, वो सेकेंडरी सेक्टर। फॉर एग्जांपल यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन यार्न एंड वीव क्लॉथ। यूजिंग शुगर केन एज अ रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड। वी कन्वर्ट अर्थ into bricks and use bricks to make some houses and buildings. Since this sector gradually became associated with the different kinds of industries that came up, it is also called as industrial sector. Secondary sectors में mainly क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, मीन्स रीशेपिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स इनटू सेकेंडरी, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। After primary and secondary, there is a third category of activities that falls under tertiary sector and is different from the above two. These are activities that help in the development of the primary and secondary sectors. जो थर्ड सेक्टर टर्सरी सेक्टर वो है जिनके बीच में आता है, विच हेल्प्स टू डेवलप द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों की हेल्प करे उसको बोलते हैं टर्सरी सेक्टर्स। दीज एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस अ गुड बट दे आर एन एड और अ सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब टर्सरी सेक्टर
प्रोडक्शन कुछ नहीं करता है, वो सिर्फ हेल्प करता है उस प्रोसेस में। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप्स। अब जो प्राइमरी सेक्टर से चीज़ें बनी वो इंडस्ट्रीज़ में भी जाएंगी, फिर इंडस्ट्री से मार्केट में भी आएंगी, तो उसके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जैसे ट्रक्स हो गए, ये जो चीज़ें होंगी, ये सब होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। इनको बोलते हैं टर्सरी सेक्टर, मीन्स जो सर्विस है विच हेल्प्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। At times it may be necessary to store these in godowns. We also may need to talk to others over telephone or send letters or borrow money from banks to help production and trade. Transport, storage, communication, banking, trades are some examples of tertiary activities. Since प्राइमरी में क्या है, हम एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी में क्या है, प्राइमरी प्रोडक्ट से एक और प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, वो सेकेंडरी में। मगर टर्सरी सेक्टर में कोई प्रोडक्शन नहीं होते, इट सिंपली इंक्लूड्स ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज और प्रीवेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी सर्विसेज जितनी भी हैं वो सारी इसमें आ जाती। सिंस दीज एक्टिविटी जनरेट सर्विसेज रादर देन गुड्स, दैट टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, टीचर्स है, और एक है फार्मर, एक है फैक्ट्री वर्कर और एक है टीचर, या फिर शॉप ओनर लगा लीजिए। एग्रीकल्चर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, वही क्रॉप से कुछ भी निकालेगा, गेहूँ निकाले वो पहुंचाएगा इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में उसका यूज़ होगा, फिर वो जाएगी शॉप्स पे। तो फर्स्ट प्राइमरी, दैट सेकेंडरी, उसने भी प्रोड्यूस किया, उसने आटा बनाया, कुछ भी बनाया, उसने भी आटा प्रोड्यूस किया, मगर तीसरे ने क्या किया, सिर्फ उसको बेचा, दैट इज़ नोन एज tertiary sector. Service sector also include some essential services that may not directly help in the production of goods. For example, we require teachers, doctors and those who provide personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers and people to do administrative and accounting works. In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call center, software companies etc. have become involved. सर्विस सेक्टर है जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती, बट इट डेफिनेटली हेल्प्स इन assisting the production. For example, teachers etc. With this I sign out. We will read the next portion of the chapter next day. Thank you.